पंचायती राज व्यवस्था। देखिए हम लोग अभी आज पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ आती है, एक पंचायती राज व्यवस्था और एक नगर निगम। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, ठीक है ना। देखिए तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, अगर पूछा जाए कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी टोटल 16 अनुच्छेद है इसमें, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, किस अनुसूची में? हाँ, तो अनुसूची 11 में। उन लोग को इतना देखना है। अब यहाँ पे बात है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन ध्यान देना, पहली बात यह है कि पूछेगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी। नागौर जिला, नागौर जिला कहाँ पे है ये? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले, इस सबसे फर्स्ट जिला पर। सेकंड अगर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। ये 2 नंबर पे इसको यहाँ पर स्थापित की गई। अगर पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। और इसके लिए सबसे इनिशियल किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 40। क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन।
हाँ हाँ वो है। हो गया सबका? जल्दी लिखिए। क्या? सोलो लिखवाइए। तो सोलो तो लिखवाता हूँ मैं। हाँ, छुड़े तो अरे भाई छुड़े तो बीच में बोलेंगे ना कि सर सोलो बोलिए। इसमें आपकी गलती है, आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा तो सोलो करूँ। सोलो करता नहीं, मैं 3 बार 4 बार रिपीट करता हूँ। जब देखिए किसी को भी अगर फास्ट लग रहा है ना तो तुरंत बोलेगे सर। बहुत सारे लोग जैसे मेरा घूमते रहता ना तो किसी ने लिख कर ताकने लगा, मुझे लगा हो गया सबका, तो फिर मैं उसी स्पीड से बढ़ जाता हूँ। मैंने पहले स्थापित किया गया था राजस्थान पे, उसके बाद किया गया आंध्र प्रदेश में, उसके बाद और भी सारे राज्यों में किया गया। ये दो हटा दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग होशियार भी तो हैं, उल्टा भी समझ लेंगे आप लोग इसको हाँ। नहीं अभी समझ लिए, हो जाएगा 10 दिन बाद भूल गए। इसीलिए जहाँ थोड़ा भी डाउट हो उसको एकदम हटा ही देना है ना। अब दीपावली का जो है ना, दीपावली छठ का माहौल बन रहा है ना। तो अब छुट्टी खोज रहा है लग रहा है। तो दीपावली में छुट्टी हुई तो लग रहा है केवल नहान बादे खुलेगा उधर दिसंबर में। दिसंबर में पहले फिर खोल कोचिंग खुलेगी क्या? हो गया ये? मछली बिक गया होगा तो शांति हो जाइए, मछली नहीं बेचना है यहाँ पे, पढ़िए चुपचाप। अब समझिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी समितियां बनाई गई सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति है पहले, वो है कौन? बलवंत राय मेहता समिति। उसको स्थापना कब किया गया? 1957 में। जब हम देखेंगे थोड़ा चीज़ों को, समिति से रिलेटेड बातों को क्या समझना है। पहला है बलवंत राय, बलवंत राय मेहता समिति। कब लाई गई है? ये लाई 1957 में। इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया कि बिहार में जो, सॉरी, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होगी वो उसके 3 टियर होंगे, यानी त्रिस्तरीय होंगे। त्रिस्तरीय कौन कौन? इन्होंने बोला कि गांव लेवल पे ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा इन्होंने बोला कि जिला लेवल पे जिला परिषद। ठीक है ना, जिला परिषद। दूसरा आए उसके बाद भाई साहब अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। पहले समझिएगा बाद में लिखिएगा, पहले समझते रहिए, थोड़ा लिखने में चक्कर में नहीं रहना है खाली रात दिन, टाइम मिलता है ना लिखने का आराम से। अशोक मेहता समिति एक गठित किया गया इसके 20 साल बाद, यानी 1977 में। इन्होंने क्या किया कि नहीं, त्रिस्तरीय नहीं रहेगा, 2 स्तरीय रहेगा। तो 2 स्तरीय या द्विस्तरीय लिखते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, 2 स्तरीय। इन्होंने बोला कि सीधे या तो गांव रहेगा, गांव लेवल पे, जिसको इन्होंने मंडल बोला है, और दूसरा सीधे जिला, जिला लेवल पे। यानी इन्होंने
बीच वाला जो प्रखंड वाला मामला है, ब्लॉक वाला, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। इन्होंने बोला कि केवल 2 लेवल रहेगा, या तो ग्राम पंचायत पर रहेगा गांव लेवल पर, दूसरा नहीं तो सीधे जिला लेवल पे। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सरकार के द्वारा गठित की गई, और इन्होंने सरकार से बोली कि भाई अगर पंचायत को स्थापित करना है गांव में तो त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 टियर होना चाहिए। और अशोक मेहता ने क्या बोला, 2 स्तरीय होनी चाहिए। 2 स्तरीय लिख लीजिएंगे, 2 स्तरीय। हो गया। तो अगर इतना हो गया तो तीसरा जो समिति है, जे वी के राव समिति, इन्होंने इसकी गठन की 1985 में, ठीक है ना। जिसको हम लोग जे वी के राव की जगह पर केवल राव समिति भी अगर पूछेगा, केवल राव समिति, तो इसका याद रखना कि इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है ना। और जो चौथा समिति है, ठीक है, वो है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका गठन मात्र 1 साल बाद 6 में, और इन्होंने कुछ सिफारिश की, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे जो प्रथम सिफारिश की, इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति में कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता। तो पहला इन्होंने क्या किया था कि संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता की वकालत की, इन्होंने वकालत की। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई एक न्याय पंचायत का गठन किया जाए, न्याय पंचायत की, अगर पंचायत लेवल कुछ होगा तो उसको जस्टिस मिल सके, न्याय पंचायत का गठन किया जाए। और तीसरा इन्होंने भी त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता समिति भाई साहब की थी, उन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत को के गठन के बारे में बात की। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायतों के, यानी पंचायत लेवल पे त्रिस्तरीय के बारे में इन्होंने भी बात की थी। सरपंच का नाम सुनिए आप, सरपंच। हाँ, तो वही तो है, वही तो न्याय दिला देता है, काम करता है ना। मैंने इन्होंने बोला कि भाई अगर गांव में कुछ मामला हो रहा है तो सब कुछ तो कोर्ट में नहीं जा सकता है ना बार बार। तो एक गांव लेवल पे ऐसा होना चाहिए, छोटा मोटा कोई मामला हो, अगर अगर अमाउंट के बारे में बात किया जाए तो 10,000 रुपये तक का अगर कोई मामला, लफड़ाबाजी हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है इधर उधर, तो यहीं पर बैठ कर उसको समझ बुझ लिया जाए। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो फिर तो कोर्ट में तो जाना ही है लास्टली। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ है वो याद रखना है, संवैधानिक मान्यता की इन्होंने वकालत की, ठीक है ना, ये याद रखना है सवाल। अगर देखिए इसमें और भी बहुत सारी समितियाँ है, गॉडगिल समिति है, थुंगन समिति है, बहुत सारे समिति हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति यही है। इसके अलावा 4 के अलावा कुछ और भी समिति लिख लेंगे। अगर मान ली पूछ दिया कि थुंगन समिति का संबंध किससे है, मिलाने के लिए कभी कभी सवाल दे देता है, तो याद रखना है तो थुंगन समिति का भी जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से ही है।
उसके बाद एक और है गॉडगिल गाडगिल समिति, गाडगिल समिति। इसका भी संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो याद रखेंगे 6 समिति याद, 4 तो महत्वपूर्ण है ही, 2 और भी याद रखना इसको। हाँ, थुंगन, थुंगन, थ थुंगन। पता है ना क्या सुनना भी है? आप बोले थे तैयार करके आने के लिए आप लोग। आप आ गई हैं जी? आप तो 3 तारीख को सुना रही थी, मुझे याद है। 3 के बाद जो अब 23 को आई हैं, 23 है आज, 23 है ना? हाँ, बहुत अच्छा, मतलब आपका रेशियो चल रहा है जी। इस बार अगर बोलिए कल, तो मैं नहीं सुनूंगा, आज ही सुनूंगा मैं। नहीं तो सीधे छठ बाद आइएगा सीधे। अब विश्वास नहीं रहा। हो गया इतना। अब देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो समिति है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो समिति है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता। बहुत बार सवाल पूछता है कि 3 स्तरीय किसने रिकमेंड किया था, 2 स्तरीय किसने रिकमेंड किया था। तो 2 स्तरीय बात करेगा तो अशोक मेहता हो जाएगा, 3 स्तरीय बात करेगा तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। अगर एक जेवीके राव समिति, जेवीके राव समिति बोलेगा, लेकिन जनरली पूछता क्या है? राव समिति। तो याद रखना है, अगर राव समिति भी पूछ रहा है, अगर उसमें पंचायत दिया हुआ है ऑप्शन में, हम लोग पंचायत मारेंगे, कोई दिक्कत समझने में? पूरा नाम इसका यही है, जेवीके राव समिति। इसमें ऑल 3 लोग थे, इसीलिए उन लोगों के फर्स्ट लेटर से नाम को यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है ना? एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी जो समिति है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक है, जो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने रिकमेंड किया सरकार से कि भाई ऐसे, जैसे देखिएगा कि ये 1992 के आसपास में इसको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उससे पहले यह दबाव नहीं था किसी राज्य पर कि सभी राज्य उसको अप्लाई करें अपने राज्य में, लोग अपने हिसाब से उसको लागू करते थे। सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना सीट किसके लिए रिजर्व किया गया, नहीं किया गया, वो अपने हिसाब से रात तय करती थी। तो जब इसको पंचायती राज व्यवस्था का जब संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हो गई, उसके बाद लगभग सभी राज्यों इसको क्या करने लगे? अप्लाई किया अपने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को, और एक प्रॉपर ढंग से सारे काम को किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पूरा पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो जा रही थी, उसको पावर को डिसेंट्रलाइज करना था, यानी विकेंद्रीकरण करना था। कि भाई गांव लेवल पे एक आदमी रहेगा, पंचायत जो उसको क्या बोलते हैं, पंचायत या प्रखंड जो बोलते हैं, उसको लेवल पे एक आदमी रहेगा, जिला लेवल पे एक आदमी रहेगा, ठीक है ना? फिर मुखिया के अंदर भी कुछ लोग रहेंगे, वार्ड रहेंगे, वार्ड सदस्य जिसको बोला जाता है। वही ना, वार्ड तो उसके वार्ड है, सरपंच है, सारा चीज वही है, ठीक है ना? उसके बाद प्रखंड में जो समिति रहेगी, पंचायत समिति जो जीतेगा, वही लोग मिलकर चुनते हैं प्रमुख को। जो वार्ड में जो सॉरी जो ब्लॉक में प्रमुख रहता है, हाँ, पंचायत समिति जो चुनते हैं प्रमुख को, तो प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन मुखिया का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। वार्ड सदस्य का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। बस 2 ही याद रखना है कि जिला में जो जिला का हेड होगा, जिसको अध्यक्ष बोला जाता है, अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, जिला परिषद सदस्य नहीं बोल रहा हूँ मैं जिला परिषद अध्यक्ष बोल रहा हूँ। कि जो सारे जिला के जितने परिषद होते हैं, जिला परिषद सदस्य, सभी लोग मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कोई दिक्कत? जिला परिषद हम लोग चुनते हैं, आम आदमी हम लोग वोट देते हैं, लेकिन उसके जो अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उसमें सभी लोग मिलकर बैठकर एक अपने सहमति के अनुसार किसी को चुन लेते हैं। उसी तरह होता है समिति जो प्रमुख होता है, वार्ड में जो जो प्रखंड में प्रमुख होता है, उसका भी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति का चुनाव हम लोग करते हैं, उनका सदस्य का चुनाव, लेकिन वो सब क्या करता है? सभी लोग मिलकर अपने में से किसी एक को प्रमुख चुन लेते हैं। हाँ, वही। और चुनाव एक एक बार चुन लिए तो जल्दी हटता नहीं, हो रहता है सब।
अरे वो तो 5 वर्ष कहने के लिए, उस हो रहा था 25 साल। समझ में आ रहा है ना। जैसे मेरे के रिलेशन में मेरे मौसा लगते हैं वो, मैं जब से पैदा हुआ उनको प्रमुख ही सुन रहा हूँ मैं जब से मुझे थोड़ा बहुत हुआ कि भाई प्रमुख साहब आ गए, उनका नाम है शंभू तिवारी, प्रमुख साहब आ गए। हम बोले पापा कभी हारे भी हैं ये? बोले कि हाँ एक बार हारे थे, बहुत मारा जो जीता था उसको। जो जीत गया ना, जिसको सब लोग मिल के चुन लिए, उसको बहुत मार मारा सब। बहुत बड़ा खानदान है उसका। अगले बार से भाई साहब नहीं खड़ा हुए, बोले कि तुम ही जीतो फिर। क्या हर जिला में? हाँ हाँ, सब जिला में अलग अलग होगा। माने एक जिला में जिला परिषदों की संख्या कितनी है, ना ना कैसे पड़ता? जिला में, एक जिला में एक जिला परिषद थोड़ा होता है। एक जिला में मोर देन वन जिला परिषद का सदस्य, सदस्य मैं बोल रहा हूँ। वो पंचायत पर निर्भर करता है कि उस जिला में कितनी जनसंख्या है, कितने पंचायत, उस आधार पर चुना जाता है जिला परिषद को। और सारे जिला परिषद चुनकर मिलकर एक, उसमें से अपने में से किसी एक को अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसको जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। हर जिला में अलग अलग सदस्यों की संख्या अलग अलग है। जैसे मान ली कि हर जिला में एक लोकसभा क्षेत्र होता है ना, लेकिन किसी के जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र है। जैसे मेरे ही जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है। जिला देखा जाता है कि जनसंख्या और आकार कितना बड़ा है। मन और भी होगा, ऐसा नहीं कि मेरे मन, मैं बोला हूँ कि मेरे जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है। अगर ऐसा रहता तो 38 जिला है, और लोकसभा क्षेत्र कितने हम लोग अपने बिहार में 40 सीट है, तो एक जगह 2 जिला में 2-2 होगा। यही ना, 2 जिला में 2-2 तभी तो 40 होगा ना। तो एक मेरे ही जिला में 2-2 है लोकसभा क्षेत्र। तो जो जिला का एरिया बड़ा होगा उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, ताकि सभी जनता के लोग अपना काम कर सके अच्छे से। नहीं तो हर जिला में समानता एक जिला लोकसभा सदस्य होते हैं। किसी को डाउट है यहाँ पे? अब उसके बाद देखेंगे, अभी हम लोग क्या समझे कि भाई जिला जो पंचायती राज व्यवस्था, उसका भाग किस भाग में उसका वर्णन किया गया है, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी टोटल 16 इसमें आर्टिकल्स है टोटल। और किस अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में उसका वर्णन किया गया है। दूसरा बात यह है कि उसमें समिति है बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी और जे.वी.के. राव समिति। बस आपको ईयर याद रहना चाहिए, बिना ईयर याद ये काम गड़बड़ हो जाएगी। आपको ईयर याद होनी चाहिए कि भाई अशोक मेहता कब आया था, सॉरी बलवंत राय कब आया था 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, जी.वी.के. राव कब आए थे 1985 में, और एल.एम. सिंघवी 1986 में। ये सारा चीज यहाँ पर आए थे। किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो कब दिया गया, यानी हम लोग हेडिंग डालेंगे संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। तो जो संवैधानिक प्रावधान है कब दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह अधिनियम लाया गया, लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। समझ रहे हैं ना। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस या पंचायती राज दिवस मनाई जाती है प्रत्येक साल 24 अप्रैल को। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? और फिर जब संवैधानिक प्रावधान बना तो सरकार ने क्या अपनाया, तो सरकार ने अपनाया त्रिस्तरीय ही, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंड किया था, तो त्रिस्तरीय को अपनाया गया। त्रिस्तरीय को अपनाया गया, ठीक है ना। त्रिस्तरीय को अपनाया गया। उसके बाद इसमें बात बोला गया कि भाई अगर 20 लाख से अगर कम जनसंख्या होगा, जहाँ पे जिस भी पंचायत में 20 लाख से कम जनसंख्या होगा, वहाँ पे त्रिस्तरीय की जगह पर अगर वहाँ पे लोग चाहे तो 2 स्तरीय का प्रयोग किया जा सकता है। फिर समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जनरली तो अपनाया गया त्रिस्तरीय ही, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया गया कि अगर
जिस पंचायत या जिस जिला में जिस जिला की जनसंख्या 20 लाख 20 लाख से कम हो, ठीक है ना, 20 लाख से, यानी जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पे क्या करेंगे, 2 स्तरीय लागू किया जाएगा। लेकिन ये संभव था क्या, 20 लाख तो ऐसे भी एक, नहीं राज्य, जिला नहीं राज्य, जिला तो हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तो, यानी अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 स्तरीय अपना सकते हैं। अगर ये पूछेगा तब, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं इसलिए स्टार मार दूँ, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि अगर ऐसा हुआ, ये तो संभव ऐसे भी नहीं था, 20 लाख तो बहुत ही कम है भाई जनसंख्या भारत के लिए, ठीक है ना, तो बोला कि अगर ऐसा होगा तो वहां पे 2 स्तरीय को हम लोग अपना सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? फिर बोला गया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो सीटों का आरक्षण है, तो सीटों का आरक्षण किस प्रकार होगा, सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण किस प्रकार होगा, तो ध्यान देंगे कि जो सीटों का आरक्षण था उसमें बोला गया कि भाई कि जो महिला होंगे, महिला के लिए 1/3 सीट आरक्षित होंगी, 1/3 सीट आरक्षित होंगी। कोई दिक्कत है? और बोला गया कि जो SC ST है, SC ST, तो SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटें आरक्षित की जाएगी, सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी SC ST के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बात की गई कि मान लीजिए कि जिस राज्य में SC ST की संख्या कम है वहां पे सीटें उन लोगों के लिए कम आरक्षित की जाएगी, जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा सीटें आरक्षित की जाएगी। कोई दिक्कत समझने में? और यहाँ पे बिहार पहला राज्य है, बिहार पहला राज्य है जहाँ पे उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिला को कितना परसेंट, हाँ 50% सीटें आरक्षित की हैं। उसके बाद बहुत सारे राज्य फिर हो गए, लेकिन सबसे पहला राज्य कौन था, बिहार ही था। जॉब में कहाँ है, 35 है, 35 कहाँ, 50 कहाँ है, जुडिशरी में है वो। अच्छा टीचर वाला में, अबे नहीं पता मुझे। 50% है? क्या जरूरत है इतना देने का, क्या जरूरत था इतना देने का, अच्छी बात है दे दिया सरकार, वोट भी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मर्द देश का विकास नहीं कर रहे थे? हाँ, क्या करना चाहिए? महिला महिला पहले घर का विकास कर ले अपना, उसके बाद देश के बारे में सोचेंगे।
आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने परिवार में अच्छे से रहिए, सब कुछ शांति से समझिए कि सारा विकास साला उसी में है। वही बोल रहा हूँ कि और अब मान लीजिए कि आ? ना ना ऐसा नहीं। मैं मैं औरतों का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। आइए, मैं बहुत सच में बहुत मतलब क्या बोलता हूँ, क्या बोल करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। और सच में मैं मेरे अंदर जेंडर बैसनेस है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबका विकास हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि सबका विकास हो, लेकिन समाज का स्ट्रक्चर न गड़बड़ाए। जो समाज बनाया गया है ना, जो भी लोग समाज का बनावट किए हैं, वो बहुत सोच समझ के लोग किए हैं। मूर्ख तो होंगे नहीं हम लोगों से, ठीक है ना। जिस भी काम में देखिएगा इतिहास उठाकर, बहुत खतरा दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन बस हाल है कि आप लोग देवी के अवतार हैं, आप लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई अस्तित्व है? हम लोग कोई अस्तित्व नहीं है, आप लोगों से ही हम लोग हैं। आप लोग से ही हम लोग हैं। आप लोग जो भी हैं, काली माता, देव, दुर्गा माता, और भी कौन माता, जो भी माता हैं, हाँ लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता बस कहने के लिए हैं। लक्ष्मी, ये भी बात वैसे सही है आपका कि दहेज दहेज उसे लेना नहीं चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। अब सुन लीजिए मेरा ही बात सुन लीजिए। दहेज एकदम लेना बेकार है, नहीं लेना चाहिए। और जो ले रहा है उसको सरकार को जरूर पकड़ के मारना चाहिए। लेकिन ये तो आपको भी, आप लोग भी सोचना चाहिए ना कि तो बेरोजगारों से शादी कीजिए। आप लोग खोज रहे हैं कि नहीं लड़का सेटल चाहिए, पापा खोज रहे हैं कि लड़का सेटल चाहिए। तो जो लड़का सेटल चाहिए तो उसका भी तो बाप खोजेगा ना कि मैंने इतना पैसा लगाया इसमें, तो कहाँ से आएगा इसका। मैं कहता हूँ कि समाज में केवल पढ़ने से कोई इक्वालिटी नहीं आएगी कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पढ़ लिए इक्वालिटी आ जाएगी। समाज में इक्वालिटी लाने के पीछे भी है कि दहेज लेना बुरी बात है, एकदम मानता हूँ मैं, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर लड़कियों को बेरोजगारों शादी करनी चाहिए। जब कष्ट में, तब तो पता चलेगा कि जो लड़का बेरोजगार वो कितना कष्ट में है, कितना उसका जिंदगी, उसके माँ बाप, रिलेशन, मौसा मौसी, फूफा मामा जो भी है साले, कितने उसका बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप लोग तो खोजिएगा सेटल्ड आदमी, तो वो भी तो खोजेगा कि लाओ फिर इधर, बहुत मेहनत करके तो लगा है नौकरी, लाओ 40-50 लाख दो इधर, उसके बाद सोचेंगे। तो केवल आप लोग अपना नहीं सोचेंगे ना। मर्द रोता नहीं, इसका मतलब थोड़े क्यों नहीं रोता है, मर्द को भी बहुत दुख है ना। परिवार में हम लोग, आप लोगों को लगता है जैसे मेरी एक दो बहन है जो चचेरी बहन, उसे बोल दे कि तुम लोग को बहुत मजा है, तुम लोग घर से बाहर जा सकते हो, तुम लोग बाहर रहते हो, हम लोग घर आने के बाद जो तुम लोग डोज देते हो। जब हम लोग आते हैं, अब आते आते, और बाबू ठीक हो, क्या हो रहा, कहाँ तक पहुंचा मामला, कुछ होगा नहीं होगा। अरे पहले चाय पानी पूछ लो, खाना पीना, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। तो रात भर अभी टाइम है ही बात करने का, अभी तो रहेंगे 2-4 दिन। तो वो भी सोचना है ना। केवल जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग सरकार का शिकायत कर देते हैं बैठकर, लेकिन उसके जगह पर अपने आप को रख के सोचना है ना कि सरकार जो है, एक आदमी, पूरा सरकार एक देश को या पूरे राज्य को चला रही है, तो ये तो है कि सबको खुश नहीं कर सकती है। लेकिन हम लोग सब लोग उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं सरकार से कि सरकार हम लोग के लिए सही काम करेगी करेगी, करती भी है सरकार। लेकिन अब आपको फायदा नहीं होगा। मान लीजिए कि इंदिरा आवास मिल रहा है सबको, इंदिरा आवास आपको नहीं मिलेगा, आप डिजर्व करती है, मान लीजिए आप डिजर्व करते हैं चाहे करती हैं और आपको नहीं मिला, लेकिन ये भी तो देखना है कि बहुत सारे लोगों को मिला भी तो है। अब एक लोग को नहीं मिला तो ना सरकार बेकार है, खाली अमीरों का है सरकार है तो ये करती है वो करती है। अरे भाई तो तुम देखो ना, मिला तो है ना लोगों को, ये भी तो देखना है। और आपका नहीं मिला, हो सकता है कि आपका मुखिया से कोई दिक्कत हो, आपका नाम काट दिया हो, आप उसको वोट नहीं दिए हो, आपसे उसका सही लोग अपना कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना अपना। कहाँ निकालेगा लोग। ईमानदार आदमी तभी तक है जब तक उसको शक्ति नहीं मिला है।
जब वो आदमी को ईमानदारी का ट्राई करना हो ना तो एक बार उसको पावर दीजिए, उसके बाद देखिए वो आदमी ईमानदार रह रहा है या नहीं रह रहा है। ऐसे तो सब लोग, आप भी ईमानदार हैं, मैं भी, सब लोग ईमानदार हैं, क्यों हम लोग और मौका ही नहीं है तो ईमानदार ही कहलाएंगे। क्या करेंगे फिर, नहीं तो लात खाएंगे। जब पावर मिले उसके बाद अगर आप में ईमानदारी बची रह जाए, जैसे मेरे ही जान पहचान में 2 लोग सिलेक्टेड हैं, दिल्ली में हम लोग बैठे तो ईमानदारी की बात होती थी पार्क में बैठकर। नहीं मैं जाऊंगा तो समाज एक करूंगा, दुआ करूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, एक हवा पानी। आते आते मुजफ्फरपुर और पटना में लग रहा है जमीन खरीदने 3-3 करोड़ का। 4 साल में कौन कमी नहीं हो रहा है, 50,000 देती है सरकार बीडीओ को, 60-70 हज़ार ये सबको मिलता है, उतना कमी नहीं, कौन आप खरीद लेंगे 4 साल में पटना मुजफ्फरपुर में जमीन भाई, है ना? नहीं खरीद पाएंगे ना, लेकिन खरीद रहे हैं ना। तो दिक्कत ये है कि वो भी क्या करे, वो भी जब आया होगा देखा होगा कि भाई ईमानदारी रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे परिवार के साथ, तो भाई लूटो फिर। आए वही ना। अब नेता आए तो मेरे सामने का बात है, मेरे सामने का बात है, मेरे एक सीनियर थे जो सिलेक्टेड थे बीडीओ में थे, और मेरे ही संयोग से मेरे ही जिला में थे वो वो विधायक कभी भी मैं नहीं देखा तो ब्लॉक में आकर बैठता था। जैसे यहाँ एक जाति के दोनों लोग मिल गए, ये भी राजपूत थे, वो संयोग से विधायक भी राजपूत था, हम लोग घर पर रहते कभी कभी फोन करते थे कि भैया कि कहाँ हो, हम लोग रूम पे आ जाओ, इधर ब्लॉक में बैठते हैं, तो मैं भी चल जाता था थोड़ा, चलो थोड़ा बैठेंगे हम लोग। देखते हैं कि 3 दिन गया, तीनों लगातार विधायक बैठा हुआ है। हम लोग क्या बात है भैया जी, आ रहा है कुछ करेगा कांड लग रहा है। बोले हाँ कांड कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया है। हम लोग तो बोले तो क्या, तो मैं भी अपना कांड कर दिया हूँ। मारा एकदम, एक के दिन हमको 1 महीना मारा, 50 लाख मेरे ही ब्लॉक से। फंस गए थे, मामला ओपन हो गया, कोई ब्लॉक में बोल दिया कि इन्होंने मारा है 50 लाख का गमन केस, केस फाइल हो गया। और वहीं जिसके बारे में बोल रहा हूँ कि जो मेरा मौसा है, जो मौसा लगता है, जो प्रमुख है, मैंने वो भी वहीं मेरे पास, मेरे पापा के पास फ़ोन किए कि थोड़ा भेजिए अपने। मैं गया, एक तो उसको मैं बात नहीं करता हूँ, गुंडा लगता है सलाह, लेकिन मौसा है तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। मैं प्रणाम प्रणाम वणाम किया। बोले कि बाबू जो तुम्हारे दोस्त आए हैं वो फंस गए हैं, क्या करना है? हम बोले कि मौसा जी देखिए, अब तो जी भी लगाना पड़ता है, डर से लगेगा मारने उधरे कहीं। हमने देखिए मौसा जी सब तो ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है वो, अगर संभव हो, अभी भी इतने पागल आदमी है वो। उस टाइम वो जो बाथरूम वाला पैसा मिलता था ना, 12,000 मिल रहा था ना, 12,000, तो वो तो पेमेंट, उसमें एक लड़की थी वो पेमेंट करती थी ब्लॉक में। एक क्या किया भाई साहब, अपने साला को बैठा दिया पेमेंट करने के लिए, उसको हटवा दिया किसी तरह। अरे भाई तुम, अब तुम्हारा जॉब लगा है ना, तुम्हारे साले ससुर का थोड़ा जॉब लगा है, तुम उसको बैठा दिए पेमेंट करने के लिए, उसी में कोई। अब जो भले आप पावर नहीं है ब्लॉक में, लेकिन आप डेली रात दिन जा रहे हैं ब्लॉक में, आपकी जान पहचान रहती है बहुत तगड़ी, दलाल टाइप के लोग जो रहते हैं, और वो सब कुछ भी फंसा सकता है आपको, फंसवा दिया। वो तो मैं गया, बड़ी रिक्वेस्ट किया हम अपने वो भाई साहब से कि मौसा जी देख लीजिए, अच्छे आदमी हैं, काहे के लिए सब फंसवा रहे हैं बेचारे, कभी नया नया शादी हुआ है। बोले कि ऐसे तो ऐसा कैसे होगा फिर, उनको बोलो कि फ़ोन करके और आए और माफ़ी मांगे मेरे सामने। कुछ कोई लोग हैं ना कि उसको पैसा नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए बहुत तगड़ा। मैंने बोला जाकर कि जाइए, क्या दिक्कत है, अगर उतना करने से अगर अपना काम बन जाए तो मैं तो डेली लोगों का पैर पकड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पैर पकड़ना ये आपको दिखाता है कि भाई आप में, आप बहुत होशियार आदमी हैं। अकड़ ईगो में रहेंगे ना, आप बर्बाद हो जाएंगे। मौका ऐसा होना चाहिए कि जहां मौका मिले तुरंत पैर पकड़ लीजिए, उसका जैसे वो आदमी पलटे पीछे से दीजिए, अपना है। भाई मैं ले गया बुला कर उनको रात में, बोले कि रात में जाइएगा, दिन में नहीं जाने, कुछ देखे ना कि, और दूसरे गाड़ी जाइएगा। फिर हम लोग गाड़ी अरेंज करवाएं, एक नया गाड़ी, वहाँ उस गाड़ी से गए, मैं भी गए। हम बोले देखिए मेरे सामने तो ये सब मत कीजिए, मैं बाहर चला जा रहा हूँ, इनसे बतिया लीजिए बढ़िया से। अब मौसा बोला ना ना तुम बैठो बैठो बैठो, तुम ही तो नेता बने हो, तुम बैठो। माफी क्या मांगना है कि हाँ सर मतलब देख लीजिए उसको क्या करना है, हो गई है गलती, नहीं होगी या हुआ दिस डेट। तो गलती में क्या हुआ, 10 लाख वो भी लिया, यही तो गलती में होता है।
50 लाख में 10 लाख वो भी लिए भाई साहब प्रमुख जी अपने, 40 लाख ये लिए। फिर हम लोग चल दिए, हम लोग क्या मिला, हम लोग मिठाई खाएं। हम लोग चल दिए। म- ना ना ना, वो सब काम नहीं मेरे। मैं ब्लॉक में जितना नहीं रहे थे ना, अगर मैं चाहता ना अपने ब्लॉक में, तो कम से कम मैं 20-25 लाख रुपया कमा लिया रहता। समझ जब जैसे लोगों को पता चला अगल बगल कि भाई इसका दोस्त आया है, डेली सुबह में मैं सोया रहता, 2-4 लोग आ जाते थे कि बाबू थोड़ा एक काम करवा दो। अरे भाई मेरे पापा तंग आ गए, तुम जाओ उधर उधर जाकर सो जाओ, तुम इधर मत सो। अरे क्या मतलब है, डेली लोग आ जाते हैं, अरे मेरे बेटी का शादी है तो ये नहीं पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये पैसा फंस गया, तो पैसा फंस गया। ये सब बहुत फालतू। वो बोले भी जब तक रह रहे हैं 6 महीना अभी मैं रहूंगा, 6 महीना आइए ब्लॉक में आना जाना शुरू कीजिए, कुछ पैसा में नहीं, ये सब काम दलाली वाला काम मैं नहीं करूंगा। आपको जिसको काम करना हो कर लीजिएगा। हाँ, एक आदमी का काम मैंने नहीं करवाया, गांव के ही भाई साहब थे, बहुत दिन से मेरा चल रहा था, मौका मिल गया, मैंने उनको फंसवा दिया। कुछ तो अपना पावर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो लोग हल्के में ले लेगा ना। उसके बाद बाकी सब ये है, सब सबका सारे की है कि आप लोग देवी का उतार हैं, इधर देखते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग मेरे पे एलिगेशन मत लगाइए कि मैं जेंडर बायस्ड हूँ, मैं ऐसा नहीं है। सबका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। इतना दुख लगा है कि मुझे रोने का इच्छा कर रहा है। इधर देखिए, जो इसका कार्यकाल है, पंचायत सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो कितने दिन का होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, ठीक है ना। कब से? जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से यह 5 वर्ष का होगा। अरे शपथ का मतलब कि जिस दिन ये लोग भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, जीत के जाते हैं ब्लॉक में अपना शपथ ग्रहण, वहां पर इनको लेना पड़ता है ब्लॉक में, तो वहां पे उसी के बारे में उस दिन से कितने दिन रहेंगे? 5 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन अगर बीच में पंचायत चुनाव का विघटन हो गया तो फिर इनका कार्यकाल कम हो जाएगा। लेकिन विघटन होने के केस में यह रूल बनाया गया है कि जैसे विघटन हुआ तो उसके बाद सामान्यतः 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करके पंचायत को सुचारू रूप से चलाना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये समानता में बोला हूँ, ये रूल है कि 6 महीने के अंदर, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। मैंडेटरी नहीं है, 6 महीने के अंदर करना ही होगा, जैसे राष्ट्रपति में कि एकदम करना ही होगा। यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, रूल है, जनरली हो ही जाता है 6 महीने के अंदर में। अगर 6 महीने के बाद 8 महीना 10 महीना 1 साल लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ऐसे ही चलेगा पंचायत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब का किस में? जब वो पंचायत का विघटन होगा। विघटन कब होगा? मानिए कोई मामला यहाँ पे, जो मुखिया है उनका डेथ हो गया, उन पर किसी चीज का एलिगेशन लगा, उन पर केस चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो इस वीडियो हटाएगा जब उस पर एलिगेशन लगेगा, तो वीडियो तो पूरा पावर। हाँ हाँ, उसका एक मुखिया का अध्यक्ष में बनाया जाता है, पूरे मुखिया जो जिला के जितने मुखिया होते हैं ना, उसका एक अध्यक्ष बनता है। वो सब सब चोर ही रहता है, सब उसमें कुछ नहीं होता, हम लोग यही पढ़ते हैं, वो तो बहुत सारा प्रोसेस है सारा चीज। अध्यक्ष उप मुखिया बन जाए, उप मुखिया कोई पावर है? जो वार्ड सदस्य है उसी में से एक उप मुखिया बना दिया जाता है। जितने भी वार्ड सदस्य रहते हैं ना, उन सारे वार्ड सदस्यों को मिलाकर उसी में से जो सबसे पावरफुल दिखा जाता है, उसको एक उप मुखिया बना दे। पद है नहीं वैसे कुछ का, उप मुखिया का पद नहीं है, लेकिन बना इसलिए जाता है ताकि दोनों लोग मिलकर बैलेंस कर सके पावर को, कि पैसा लूटे तो एक दूसरे का ब्लेम ना करे कोई, समझ में। लेकिन ऐसा पावर है नहीं उप मुखिया का, चाहे उप प्रधानमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, सब कोई पावर नहीं संविधान में। बस उपराष्ट्रपति का एक पद है। वो भी क्यों पद है? क्योंकि राज्यसभा में उनको सभापति बनना है, इसलिए पद है। अगर हो सकता है कि नहीं रहता तो वो भी पावर नहीं रहता उनको। तो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुखिया, ये सब का कोई पावर और मतलब दिया ही नहीं गया है, लेकिन बना दिया जाता है ताकि मामला सही से चलता रहे, कोई दिक्कत। दूसरा बात, इनका चुनाव पूछेगा कि इनका चुनाव कौन करवाता है। हाँ, तो जो चुनाव का करता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग के दौरान चुनाव को कराया जाता है।
अगर इनमें बोलेगा कि भाई इनमें क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, बिहार का नागरिक, योग्यता इन्हें होनी चाहिए कि वो नागरिक हो भारत के, जो भी है लाभ के पद पे न हो, और उनका मिनिमम एज 21 वर्ष हो, याद है ये जरूरी है, सबसे जरूरी। योग्यता क्या होनी चाहिए उसका, 25 वर्ष नहीं, लोकसभा सदस्य के बारे में बात नहीं, मैं यहाँ बात करूँ मुखिया बनने के लिए, सरपंच वार्ड ये सब बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। कोई दिक्कत? जिस तरह सेंटर में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी तरह राज्यपाल द्वारा भी राज्य में 5 साल पे एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वही वित्त आयोग जो है वही सारा पैसे जो फंडिंग होती है पंचायतों में, वही लोग सारा फंडिंग करता है, पैसा वहीं से आता है सारा चीज, मतलब पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। कोई दिक्कत? अगर पूछे कि पंचायत की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से बात करेंगे, पंचायतों के बारे में बात किया, तो लॉर्ड रिपन 1882, उसको पंचायतों का जनक के रूप में माना जाता है, समझ आ रहा है ना। तो लॉर्ड रिपन 1882 में उनको, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, देखिए संरचना में देखेंगे, एक है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसके मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है। दूसरा है पंचायत समिति, पंचायत समिति जिसके मुखिया कौन होते हैं, प्रमुख। और तीसरा होता है जिला परिषद, जिसके मुखिया अध्यक्ष। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत पे जो हेड करेगा वो क्या कहलाता है, मुखिया। पंचायत समिति पे जो हेड करेगा वो प्रमुख, और जिला परिषद में जो हेड करेगा वो अध्यक्ष। अच्छा, मुखिया काम क्या है, मुखिया का क्या कार्य है? हाँ, मतलब उन उसके जितने भी पंचायत हो, जो उसके पंचायत, उसका क्या करना है, विकास करना है, विकासात्मक कार्य करना। लिखेंगे उसमें पंचायत में, लिखे मुखिया में लिखेंगे 2 पॉइंट, लिखेंगे मुखिया में गांव स्तर पर, गांव स्तर पर विकास योजना, गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन, विकास योजना क्रियान्वयन एवं क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं, क्रियान्वयन एवं विकास, क्या बोला, क्रियान्वयन एवं रणनीति, एवं रणनीति को पहचानना। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें प्रमुख वाला में लिखेंगे इसका क्या कार्य है। ग्राम पंचायत के प्रमुख में लिखेंगे ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर, ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा
विचार विमर्श तथा समेकित योजना को विचार विमर्श तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। समेकित योजना को समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना हो गया। और इसका क्या कार्य है जिला परिषद का? इसका कार्य है समन्वय। समन्वय जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका लिख लेंगे, इसका मुख्य कार्य पर्यवेक्षण करना है। पर्यवेक्षण, जांच पड़ताल। हाँ हाँ वही वही समन्वय। ऐसे इसको क्या पढ़ते हैं? समन्वय। हाँ तो यही है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण का काम करता है। मैं सबको मिलाकर चलना है, समन्वय स्थापित करें दूसरे के रिलेशन। अच्छा तो किसमें कमाई है? मैं तो, मेरे घर में तो कोई नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुखिया में, लेकिन इस बार वाला जो मुखिया जितने लोग बने हैं ना, इस बार रो रहे हैं। इस बार कमी कमी नहीं। इससे पिछले वाला मुखिया बहुत पैसा कमाया है सब। इससे तो पिछला टर्म जो था ना मुखिया, हाँ अब इस बार कम कर दिया है ना। इस बार पूरा फंड कर दिया है वार्ड के हाथों में, कि अब जो पैसा आएगा वार्ड के खाता में आएगा, अकाउंट में। वार्ड से पैसा मुखिया लेंगे। तो जो मुखिया मजबूत हैं वो तो वार्ड को पटक के ले रहे हैं मार पीट के। जो मुखिया कमजोर टाइप के हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो वही कमजोर वाले लोग रो रहे हैं बैठकर। हाँ तो वार्डे जाएंगे ना। तो वार्ड ही जाएंगे, पैसा तो उन्हीं के अकाउंट में आ रहा है ना। तो ठीक है, अच्छा है। मान लीजिए जेल में तो जाते रहना चाहिए, दिक्कत। अरे गरीब क्या होता है? लिखिए, हो गया ये। गरीब है, मौका मिले वहीं से पहले काटेगा। इधर देखिए, ग्राम पंचायत। इसके बाद मुखिया के नीचे एक होता है सरपंच। सरपंच, अच्छा कभी आप लोग सोचे हैं कि कोई जो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। देखिए बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, केवल कम्युनिटी मैंने कमाते माते रह जाते हैं, खाते पीते मर जाते हैं। तो पीछे कारण क्या है ना? रिस्क नहीं है। उन लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि मेरा है ही नहीं। आज जब आपको बैठेगा आपके दिमाग में मेरा नहीं है, तो आप अपने पूरे औकात के साथ काम नहीं करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और अपना समझ के। जब नहीं करेंगे तो मालिक समझेगा तो आपका शोषण करेगा। सिंपल। मालिक है ना भाई हो। चमचागिरी कितना दिन चलेगा? आप में टैलेंट नहीं है चमचागिरी, 6 महीने आप आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई मैं जानता हूँ, चमचागिरी कितना दिन चलेगा? आप में टैलेंट ही नहीं रहेगा तो चमचागिरी से आप 5-6 महीना खूब हो सकता है आगे बढ़ जाए, फिर तो आपको नीचे ही आना है। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो फिर ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे आप। चमचागिरी कितना दिन चलेगा? और चमचागिरी वही लोग करते हैं ना जिसमें क्षमता नहीं रहती है काम करने का। तो आप में क्षमता नहीं है तो मान लीजिए आज इससे बन रहा है तो आपको आगे बढ़ा दिया हो। ऐसा तो समय जरूर है कि उसके और कोई उसके आगे आएगा उसके सपोर्ट में। हर आदमी का एक हमेशा एक परमानेंट अपना मतलब परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी का इंटरेस्ट चेंज होते रहता है हमेशा, टाइम टू टाइम। जब तक आप में इंटरेस्ट है तो आदमी आपके साथ है, जिस दिन बदला फिर निकल लिया, फिर दूसरे के साथ चला गया। वो भी है कंपनी में। हर आदमी के साथ सब हमेशा नहीं रहेंगे। ये थोड़े बॉन्ड साइन हो रहा है कि नहीं मैं आप ही के साथ नहीं मरना है, साथ ही में हम लोग सती प्रथा फिर शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि नहीं अब तुम सती प्रथा, कि नहीं अब पत्नी मरी है तो पति भी जिंदा जलेगा। पहले लड़कियों को जलाया जाता ना, कोई मर्द किसी का पति मर गया तो उसके साथ वो जिंदा जला दिया। समझ रहे हैं कि कितना बड़ा समाज का क्या स्ट्रक्चर था?
भले अंग्रेज हम लोग के लूटे, अंग्रेज बहुत सारी चीज देकर भी गए हम लोग को, ये बात मानना होगा। अंग्रेज ने अगर मान लिया आज तक अभी नहीं आए रहते तो हो सकता है कि आज भी सती प्रथा चलते रहता भारत में। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था सती प्रथा। धर्म पर जो उन लोगों ने चोट पहुंचाई थी हम लोगों की नजरों में, वो बहुत बड़ा कारण था एक विद्रोह में जो हुआ था 1857 का विद्रोह कि सती प्रथा क्यों रोक दिया गया। अरे भाई तो क्यों नहीं रोक दिया जाएगा, विधवा विवाह पर रोक था, उन्होंने बोला नहीं विधवा विवाह होगा, होगा ना। मानिए किसी के अब लड़की की शादी उस समय 12-14 साल में हो जाती थी, उसका 2 साल बाद पति मर गया, फिर क्या करेगी बेचारी वो अपने लाइफ में पूरा। और कितना भी आप मजबूत आदमी है, कितना भी आप मॉडर्न आदमी हैं, लड़की का घर में कुछ भी कांड हो गया, उसका पति मर गया, मान पति तो सारा चीज गेम है ना लड़की के लिए, फिर वो अपने बाप के यहाँ जारी नहीं रह पाएगी। कितना नहीं रखेगा बाप, वो बाप को भी तो मरना एक दिन। ये भी है, भौजाई के मतलब वही हुआ कि लड़की तो फिर आगे बीच में, तो दिक्कत ये है। सारे चीजों को समझना है, ये जो समाज बना हुआ है ना, इसमें हम लोग का योगदान कुछ नहीं है। मान लीजिए आज हम लोग अपने बाप को पापा कहते हैं, इसमें आपका मेरा कुछ नहीं है, बना हुआ है। अब शुरू से लोग अपने बाप को मौसा बोलता तो हम लोग मौसा बोलते यार, मजाक बोल रहा हूँ मैं। आपको कैसे पता, आपने जन्म लिया, आपको बताया कि तुम्हारी मम्मी है तुम्हारा बाप है, तो हम लोग मम्मी पापा हम मान रहे हैं। डीएनए टीएनए जो आया है उसको भी चेंज किया जा सकता है ना, बहुत सारे केस में डीएनए चेंज करके दिखाया गया है, हो सकता उसमें चेंज करके दिखा दिया गया हो। देखिए कुछ भी संभव है, बस इतना है कि आपने जन्म लिया है तो उस जन्म के जितना आपका कार्य है कार्य कीजिए और यहाँ से चुपचाप निकल लीजिए। दूसरा कुछ नहीं। आप चाहेंगे समाज को बदल देना है, संभव नहीं है समाज को बदल पाना। इस समाज जो चलता आ रहा है और इसी तरह चलता जाएगा, इसमें समाज में क्या चेंज होगा, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी, लोगों का रहने का खाने का लग्जरियस लाइफ हो जाएगा। मानिए अभी हम लोग पास पैसा नहीं है तो हम लोग ऐसे जिंदगी काट रहे हैं, पैसा आएगा तो अभी चलेंगे फॉर्चूनर से, 10 को बाउंसर रख लेंगे, आप चलेंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं तो ऐसे जिंदगी काट रहे हैं, सारा गेम तो पैसा का है। और ये समाज है ना, हम लोग जैसे पेट्रियार्की सोसाइटी है ना भारत का, पितृसत्तात्मक, उसका मतलब क्या हुआ, पितृसत्तात्मक का मतलब कि मर्द हमेशा आगे रहेगा, मर्द डोमिनेट करेगा। इसके पीछे कारण, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। और दूसरा वो तो डोमिनेट करेगा ही, और आप मिलाएंगे कि मान लीजिए कि आप एकदम बकलोल आदमी हैं अपने परिवार में, आप मर्द हैं बकलोल हैं, आपकी बहन बहुत होशियार है, फिर भी जो आपका बाप है ना आप ही के बात सुनेगा, वो आपकी बहन का बात, उसको पता कि नहीं तो चल जाएगी, पहले से दिमाग में डाला गया कि जाएगी ही समझ में आ रहा है ना। इसीलिए विरासत कौन संभालेगा, बेटा संभालेगा, इसको मानो अच्छे से, इसको आगे बढ़ाओ। मेरी एक चचेरी बहन है, पढ़ने में हम लोग पूरे जितने खानदान में भाई बहन थे सबसे तेज थी वो, समझना ना। सबसे हम लोग स्कूल जाते थे ना तो हम लोग तो क्रिकेट भी खेलना है, थोड़ा इधर भी करना है, लात भी खाना है, बहुत तरह का काम था हम लोग के साथ। वो बेचारी आती थी पढ़ के फिर पढ़ना, मैंने उसको जबरदस्ती सुलाए लगे सो जाओ नहीं तो। मैं बोला एक दिन अपने बड़ी अम्मा से कि अम्मा देखो पागल वगल हो जाएगी एक दिन, ये बहुत पढ़ रही है। वो रात में लोग सो जाते थे ना फिर उठ के पढ़ते थे, क्या उसको कहाँ से भूत सवार था पढ़ाई का। और उसको लोग नहीं पढ़ाया कि नहीं घर से बाहर कैसे जाएगी, उसको था कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसकी शादी हो गई, समझा रहे ना। और कोई बात मैं करता हूँ ना, बात तो मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ कभी, बड़ी गलियाती हम सारे भाइयों को कि साले तुम ही लोग के चलते मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया समझ रहा है ना। बहुत पढ़ने में तेज थी वो, हम लोग कुछ मतलब नहीं बनो तुरंत बताती थी। मैं 7 क्लास में 10th का मैथ बनाती थी, इतने टैलेंटेड थी। उसको लोग नहीं पढ़ने लगे, नहीं घर से बाहर जाएगी, दादी जो थी उसकी दादी जो थी उतना दूर बेटी जाएगी पढ़ने, उसको बोला कि तुम मैंने अच्छा अंकल जी तैयार थे कि हाँ पढ़ेगी। अब घर में मर्द, इसलिए मर्द अब लाफड़ा शूटिंग से शांत हो जाता है, ठीक है जाओ जो करना है करो, मैं ठीक है नहीं जाएगी घर में रहेगी। घर में रही, जब बड़ी हो गई घर में रहने लगी, लगा खाली काम उम बंदा, तो बोली ठीक है जब घर में रखना है तो शादी कर दो फिर मेरा, तो मैं जाऊँ अपने घर वहीं पर रहूँगी। जब जिंदगी यहाँ पे सेम ही काटना है मुझे, तो फिर वहीं पे जहाँ पे शादी करो जल्दी से मैं जाऊँ, यहाँ तुम लोग मैं देखना नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे, कहीं वहाँ पे लोग पढ़ा उड़ा दे। वहाँ पे गए तो और उससे ज़्यादा टैलेंटेड मिल गया सब
पति जो लड़का शादी वो बोला कि हाँ पढ़ाएंगे। मैं खुद बात किया मतलब कि देख लीजिएगा, हमसे बड़ी 1 साल, मैं बोला कि देख लीजिएगा कि मतलब नहीं 1 साल छोटी हमसे, हम बोले कि उसको देख लीजिएगा कि पढ़ा दीजिएगा, बहुत पढ़ने में तेज है ये सब। बोला कि हाँ हाँ ठीक है ठीक। साला नहीं पढ़ाया। वो इधर बोला कि बीएड कर लो, इधर अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, बोले कि भैया बोल रहे हैं हम लोग कर लो बीएड टीचर। बोले नहीं अब कुछ नहीं करेंगे, अब जिंदगी ऐसे होगा तो ऐसे ही, अब मरना ही है तो काहे के लिए जिंदगी, अब काहे के लिए बीएड टीएड करें, अब छोड़ो वो सब, अब जो चल रहा है चलने दो जिंदगी। अच्छा तो मैं बोला उसका एक बेटा एक बेटी है, बोले वो पढ़ेगा सब ना। बोले कि मैं थोड़ा डिसाइड करूँगा, उसका बाप डिसाइड करेगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और वहीं करेगा उसको जो डिसाइड कर। मतलब उसको पढ़ाई सब इतना एलर्जी हो गया है ना कि अब किताब उताब सारे, एक दिन आई थी अपने घर पे, मतलब हम लोग घर पे सारा किताब उताब लेकर जला तला के, हम लोग क्या कौन हम लोग को आग लगा लिए क्या कोई घर में, देखे पूरा किताब जला रही है। मतलब उसको पढ़ाई सब सख्त एलर्जी हो गया है, नफरत टाइप का हो गया उसको पढ़ाई से। मैं वही मिलाया कि देख लीजिए। अच्छा उसका जो अपना भाई था एकदम बकलोल था साला, पढ़ा भी नहीं हो। अभी क्या पता कहीं रहता है, बहुत अच्छा कंपनी पकड़ लिया टाटा का, टीसीएस है हाँ, असम में। तो हो गया कहानी खत्म उनका। अच्छा आती है तो हम लोग जाते हैं, चाहते हैं हम लोग बात नहीं करते हम लोग से अच्छे से, उसको लगता है कि हम ही लोग करवाए हैं। बोलती है कि तुम ही लोग करवाए हो, कि तुम लोग नहीं, तुम लोग पैदा नहीं ले रहे तो मैं पढ़ती ना, हम लोग तो तुम मार देती हम लोगों को। गला दवाई तो हम लोग सोए रहते थे तो आती और दवा कहानी खत्म कर देती, यही हो सकता था। अच्छा मेरे पापा ही बोल रहे थे कि नहीं बहुत पढ़ने में ठीक है, हम तो आप ही बोल देते पढ़ा देने, तो बोले हाँ क्या बोल देते, कुछ हो जाता फिर कौन रिस्क लेने जाएगा। कोई रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन सबको चाहिए इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल कौन सपोर्ट होता है जी भाई, एक्सटर्नल ही तो होगा ना। ये सब सारा चीज समाज यही है, समाज वैसे मैं बोलता हूँ जो समाज का बना हुआ है ना उसी को फॉलो करना है। बुढ़ापा आएगा मर जाना है, कहानी खत्म। 13वें दिन एकदम दही चूड़ा पूड़ी बनेगा, बड़ा बड़ा रसगुल्ला, के साइज छोटा है थोड़ा बड़ा कर लो, यही होता है 13वें दिन है। बस लोग खा पी के ले जाकर गंगा जी में आपको ओम नमः शिवाय कर देगा, उसके बाद लोग आपके धन संपत्ति पर इंजॉय करेगा, कोई आपको याद करेगा थोड़ी ना। इतने भी भला आदमी तो हम लोग हो नहीं, हम लोग बाल बच्चा याद करेगा हम लोगों को, गलियाएगा बैठकर। हो गया ये, उसमें लिखेंगे सरपंच। सरपंच के अंदर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम कचहरी, यानी ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है, ग्राम कचहरी। अच्छा ग्राम कचहरी है क्या, एक प्रकार से न्यायालय है गांव लेवल पे, मान के चलना है एक प्रकार से न्यायालय। मान लीजिए कि गांव लेवल पे एक न्यायालय है ग्राम कचहरी, जहां पे दोनों मामले को देखा जाता है। कौन कौन मामले, दीवानी मामले और अपराधी या फौजदारी, आपराधिक या फौजदारी दोनों मामले को देखा जाता है। यानी पहले जो आप सुनते होंगे गांव में अपने बूढ़ों लोग से, दादा टाइप के लोगों से, कि पहले इसी सबसे मामला निपटाया जाता था कि ग्राम कचहरी। अब गांव में कहीं ग्राम कचहरी बन लिखा रहता है, ग्राम कचहरी बहुत पुराना बिल्डिंग, ठीक है ना, तो ग्राम कचहरी मामले को निपटाया जाता था। अगर वहां पे मामला अगर कुछ हुआ तो 10,000 तक के मामले को यहाँ पर देखा जा सकता है। 10,000 रुपये तक अगर फ्रॉडबाजी कुछ मामले चल रहे हैं तो उसको 10,000 तक यहाँ पे देखेंगे, और 10,000 तक से ज्यादा का मामला है तो मामला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी जाएगा अपना जाएगा। आ? क्या होता है, मुखिया ना ना, सरपंच इलेक्शन अलग से होता है। हाँ जो पंच है ना वही तो है सरपंच। जैसे देखिए एक पहला एक लेवल ही हो गया मुखिया होगा, फिर उसी में दूसरा सरपंच आता है, और उसी में तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरा वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य। ये सब ग्राम पंचायत में पंचायत लेवल पे तीनों का इलेक्शन होता है। मुखिया का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और वार्ड सदस्य का भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो यहाँ पे हाँ पंच भी है, लेकिन मैं सरपंच इसलिए बोल रहा हूँ। जो पंचायत समिति है तो पंचायत समिति के सदस्यों का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लेकिन जो इसका प्रमुख है उसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समझेंगे।
इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो सारे जिला परिषद मिलकर जो उसके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ध्यान रखना है बात को। कोई दिक्कत नहीं है तो लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। सुन लेना, आप लोग कल बोले थे कि हाँ सुन लीजिएगा। ऐसा पंचायती समाप्त हो गई, इतना ही है पंचायत, लेकिन थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा मैं। तो अब क्या चाहिए, अच्छा एक और इसमें लिख लेंगे कि पूरे टोटल पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, उसको लिख लेंगे। 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट 29 विषय है इसके अंतर्गत, कि ग्राम पंचायत कैसे विकास करना है, सारे चीजों को रिलेटेड 29 विषय इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जनसंख्या निर्धारित नहीं किया, बहुत कम है, 10,000 के आसपास। 10,000 की 10,000 नहीं, वार्ड में 10, 500 पर 500 पे एक सदस्य होगा, 500 पर एक वार्ड सदस्य होगा। अरे उतना नहीं समझना है, इतना समझिए बस काफी, बहुत लंबा। मैं बोला हूँ, सुन लीजिए। ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति का इलेक्शन होता है गांव में रही हैं, कहाँ से पता चलेगा। पंचायत समिति का इलेक्शन होता है गांव में, जो इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब आम आदमी हम लोग वोट करेंगे उसमें, और सारे पंचायत सदस्यों को मिलकर अपने एक सदस्यों में से एक प्रमुख बनाया जाता है, जो पूरे ब्लॉक का भी देख रेख करे, ब्लॉक में उसका अपना ऑफिस एक रहता है। तो जो सारे पंचायत समिति मिलकर जो अपने एक प्रमुख को चुनेंगे, उसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष होगा। यानी पंचायत समिति का इलेक्शन प्रत्यक्ष होगा और उसके प्रमुख का इलेक्शन अप्रत्यक्ष होगा। उसी तरह जिला स्तर पर बहुत सारे जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद के सदस्य, तो जिला परिषद के सदस्यों का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और सारे जिला परिषद मिलकर अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं, उसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब कि ये लोग अपने मिल बैठकर तय कर लेते हैं कि भाई ये मेरा अध्यक्ष रहेगा, सिंपल। कोई दिक्कत है। पंचायत सचिव का जो इलेक्शन हो रहा है, सॉरी अभी जो नियुक्ति हुई है पिछले साल, पंचायत सचिव जो है बिहार सरकार में माने सरकारी नौकरी वाले होते हैं पंचायत सचिव। इसमें जितने लोग दिख रहे हैं आपको, इसमें कोई भी सरकारी नौकरी वाले नहीं रहते हैं। हाँ, पंचायत सचिव सरकारी रहेंगे। उनका काम क्या है कि पंचायत से कोई मामला अगर जा रहा है देख रेख, तो अपना देखेंगे, अपना मामला को, यानी मुखिया से मिलकर लोग काम करते हैं, पंचायत सचिव मिलकर, मुखिया से मिलकर वो लोग काम करते हैं। उसका हेड नहीं, पंचायत सचिव सारे पंचायत में एक एक सचिव का इलेक्शन किया, मतलब नौकरी मिलती है उसको। हाँ भाई, तो मुखिया लोग मिलकर जब काम करें तो मुखिया भी सारे लोग जाकर वीडियो को ही रिपोर्ट करते हैं। जितना भी काम है गांव में, तो लोग क्यों जाता है ब्लॉक में। मानिए गांव में अगर आपको इंदिरा आवास की जरूरत है, चाहे कोई भी चीज है, नाला का पानी नहीं जा रहा है, बाथरूम का पैसा नहीं मिला, तो लोग क्यों जाते हैं बीडीओ के पास। क्योंकि बीडीओ एक प्रकार से उस ब्लॉक का एक प्रकार से डीएम मानकर चलिए वो है, कि जितना भी विकासात्मक कार्य है, जितना भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का बीडीओ का काम है कि उस योजना को सारे लाभार्थियों को प्राप्त हो सके, उस योजना का लाभ मिल सके, यही काम करता है बीडीओ देख रेख। समझ रहा मैं क्या बोला हूँ ना, कि बीडीओ का काम है कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, जितनी भी सरकार के द्वारा कुछ प्रकार के कुछ चीजें दी जा रही है, उन सारे चीजों को जितने लोग उसके हकदार हैं सारे लोगों तक उनको पहुंचाना। इसीलिए मामला देखिए, कोई भी मामला गड़बड़ होता है सीधे लोग बीडीओ के पास जाते हैं, दरोगा के पास नहीं जाएंगे। अगर बाथरूम का पैसा नहीं मिल रहा है तो वहीं पे मारेगा, वहीं पे वो लोग जाएंगे बीडीओ के पास। जमीन से मामला कोई लफड़ा जा रहा है तो लोग जाएंगे सीओ के पास। जो सीओ होता है तो सर्कल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या है, उसका काम है जमीनी विवाद को देखना। और अगर उससे मामला नहीं फड़े तब लोग जाते हैं सब रजिस्ट्रार के पास। नहीं ब्लॉक, विलेज नहीं, ब्लॉक। बीडीओ, वीडियो वीडियो यूपी में होता है, इधर नहीं होता है।
बीडीओ, और उसी का आप चेंज करके कर दिया गया आरडीओ। पहले लोग आरडीओ ही बनते हैं, उसके बाद उसको प्रमोट करके बीडीओ बनाया जाता है। आरडीओ का मतलब रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। तो अगर बीपीएससी में अगर इलेक्शन अगर सिलेक्शन होगा तो पहले आप आरडीओ बनेंगे, न कि बीडीओ बनेंगे। हाँ हाँ, तो पहले आरडीओ हम लोग बनता है। आरडीओ आरडीओ और बीडीओ में ज्यादा अंतर नहीं है, आरडीओ ही है, उसी को बाद में बीडीओ बना दिया जाता है। कुछ दोनों में सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। पहले ब्लॉक था, अब रूरल कर दिया गया, बस और कुछ नहीं है। 24 अप्रैल को लागू किया गया 93 में, तो इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। हो गया, अब नहीं कुछ पूछना है, चुपचाप लिखिए, लिखिए नहीं सुनेंगे। कहाँ तक बोला था कब सुनाने के लिए? ड्यूटी। चलिए जी, तो किसने अपने हिसाब से, पहले आप लोग में खड़े हो जाइए, कोई जेंडर बायसनेस नहीं करना है मुझे, बताइए तो। कोई है जी खड़ा होगा इधर से आप लोगों में? नहीं होगा कोई? मुझे उठाना पड़ेगा? मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को मैं उठाऊं, आप ही लोग उठ जाइए अपने मन से। चलिए टोपी, खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी आपका? मुकेश। बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, बताइए। तब मैं क्या के लिए दिया था, कितना पढ़ के आना है? 5 बता सकते हैं ना? यही दो है, यही सब नहीं, बोले कि याद नहीं है। चलिए बताएंगे 24 क्या है, आर्टिकल 24। तो 23 में क्या है? बैठिए, चलिए। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और उसमें कितने सदस्य थे? आज सदस्य थे, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा उसकी स्थापना की गई थी? चलिए एक और। विधान संविधान सभा जब बनाने की मांग भारतीय द्वारा उठाया गया, तो उसमें जो सदस्यों का नियुक्ति का प्रावधान किया गया, तो कितने पर कितने सदस्य और कितने टोटल सदस्य थे? कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का नियुक्ति की? अच्छा, और टोटल कितने सदस्य थे? वो तो पाकिस्तान से अलग होने के बाद, पाकिस्तान को लेकर साथ 389। तो उसमें कहाँ से कितने सदस्य आ रहे थे? बैठिए बैठिए, चलिए जी। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? हाँ, बस 13 दिसंबर को 2014 में है। हाँ, 1946। कैबिनेट मिशन कब आई थी भारत में?
तक 42 में मिशन आएगा, 46 में संविधान सभा बन जाएगा। 46 में ही आई थी, उसी के आने के बाद तो संविधान सभा बनाने की मांग को पूरा किया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है बैठिए। चलिए जी। अनुच्छेद 38 क्या है? पता है? बेरीबारी केस कब आई थी? और टोपी जी, बताना नहीं है। बैठिए। ऐसे होगा, चलिए जी पीछे। हाँ हाँ हाँ। कब आई थी बेरीबारी केस? पढ़े हैं? कल आए थे? तो बोला क्या था ना, पढ़ के आना है। अनुच्छेद पूछे हैं? चलिए 37 क्या है? बैठिए, कैसे होगा? परिवर्तनीय है? अप्रवर्तनीय है। अच्छा। 42 क्या है? बैठिए। क्या है अनुच्छेद 42? ऐसे होगा, बैठिए। चलिए जी। क्या है अनुच्छेद 42? 42 में है। अनुच्छेद 51A में क्या है? 51A। याद नहीं है? तो याद है तो कैसे मानो कि याद है? अंदर याद है। ठीक है, मान लेता हूँ कि याद है। चलिए बताइए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बनाया गया?
वायसराय बनना था। अरे भाई सही है ना। क्या था? कौन था वायसराय प्रथम? क्या फायदा है? और बोल दिया कहने मुझे, मैं सुन लिया यहाँ पे। बैठिए। चलिए आप ही आइए तब। जेठानी छुटानी यहाँ पे नहीं करना है। इतना राय कैसे? 43 क्या है अनुच्छेद? हाँ। हाँ, कुटीर उद्योग है। और क्या है? हाँ, ए में जो है ना, बताइए क्या है? मजदूरी निर्वहन है, बैठिए। तो आप ही ने बोले तो मैं मान लिया कि आप सही बोल रहे होंगे, मुझे क्या पता आप गलत बोल रही हैं। अच्छा, मतलब मुझे सोचना होगा ना। तो बताइए 46 क्या है फिर? सही है जी। सही है। चलिए, तो सब लोग बोल रहा है तो बैठ ही जाइए। नहीं, एक और बोलिए तो रुक जाइए। चलिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आराम से, मैं हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मैं फ्री हूँ, टेंशन नहीं। कोई बताइए एक नाम उनको। हाँ चलिए, धर्म हो गया। हाँ हाँ, एक ही में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। सही है, चलिए जी, पीछे उधर आप। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति का अध्यक्ष। हाँ ठीक है, ठीक है। और प्रांतीय समिति का अध्यक्ष? प्रांतीय समिति जब भी आएगा तो याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बैठिए। चलिए जी। चलिए, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 19 बताइए। तो उसमें बताइए पूरा, कौन कितने प्रकार के अधिकार है? हाँ तो बोलिए। कौन कौन से है? चार ही हुआ? पांच हो गया? चार ही हुआ है। आंदोलन करने की स्वतंत्रता। अब सावा संगठन एक ही है। हाँ ठीक है। मान लीजिए कि, मान लेते हैं कि याद है आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, जो पंचायत संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो किस समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था?
सरदार। अच्छा, 42वें, नहीं नहीं, 44वें, 42वें में। अच्छा, बेरूबारी केस कब आया था, उसमें क्या क्या था उसमें? उसमें बोला गया था। ठीक है, वहीं बोला गया था, तो बोले तो बोलिए कि हाँ एकदम सही है। चलिए जी। आप। ना ना, आप हाँ हाँ आप। डर लग रहा है, मैं राक्षस हूँ। आप आइए 3 तारीख के बाद, तो कहाँ से पता चलेगा? जो भूलिया कर गई थी आप। आपसे तो 10 सवाल पूछूंगा मैं, कंटिन्यू खड़ा करवा के। हाँ, इसलिए पूछता हूँ ना मैं आप लोग बारे में सोचता भी तो हूँ। आप लोग बारे में सोचता हूँ कि ताकि आप लोग अच्छा कर सकें। हैं? क्या होगा? तो हाँ, तो हो जाइए, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। आप कौन से मेरे मौसा के बेटी हैं कि दिक्कत है? चलिए बताएंगे। आपसे एकदम आसान सवाल पूछता हूँ मैं। थोड़ा खोजने दीजिए आसान। चलिए, जो संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी, उसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया था, कितने महिलाओं को जीत मिली थी? हाँ, कौन बोला है? अच्छा, आप ही बोल रही हैं, मुझे लगा उधर हूँ। ठीक है, 15। सही है। अच्छा, किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1919 की 9, 35, 47, 1919। अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा बिहार को असम से अलग किया गया? हाँ, नहीं किया गया। असम से बिहार अलग हुआ था। वहां नहीं है, वहां कहाँ है? 1935 का अधिनियम के द्वारा। हाँ, अरे असम पूछ लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। उड़ीसा, मतलब उड़ीसा से, मैं असम का तो दिमाग में आ गया। हाँ, उड़ीसा से। कब हुआ थोड़ा सा? तो सब आपको याद ही है ना जी, एक तो ऐसा पूछो जो आपको याद नहीं रहे। बिना पूछे तो नहीं बैठाने दूंगा मैं। भाई, ऐसा नहीं है, मेरे में वो सब नहीं, आप लोग ऐसे ही मुझे ब्लेम लगा दीजिए कि मैं ऐसा ही बन जाऊं। तो यहाँ पर आप लोग से कम पूछूं? हाँ, जनसंख्या के अनुसार। चलिए, लास्ट सवाल आपसे एकदम आसान पूछ ले रहा हूँ, बता दीजिएगा अच्छे से। मौलिक कर्तव्य 11 बताइए। नहीं तो 7 बताइए। 7 बताइए। अच्छा ठीक है, 5 ही बताइए। बताइए 5। हम्म। सरकारी क्या होता है? 5 ही बताइए अब।
2। चलिए बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप, और अपने पीछे वाला को बोले खड़ा हो। चलिए जी। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम, नहीं याद है तो क्या पूछे, क्या याद है, ऐसे होगा क्या? नहीं पूछे हैं, अनुच्छेद पूछे हैं भाई तो बोलिए। चलिए अनुच्छेद 34 क्या है? ये तो मैं भूल ही गया था, 33 34 35 तो कुछ पूछा ही नहीं। 34 क्या है अनुच्छेद? मार्शल लॉ है। क्या होता है मार्शल लॉ? सुन लिए। अब क्लास नहीं आ रही है ना तो मत बोला कीजिए, बैठ जाइए। चलिए जी आप इनको इनको हाँ खड़े हो जाइए, बताइए क्या अनुच्छेद 33 क्या है? वो 33 में है। 33। हाँ, पुलिस प्रशासन। हाँ हाँ, मैं सेना के बारे में बात किया था। उनके अधिकारों को संरक्षित करना है, उनको भी मौलिक अधिकार देना है। हाँ हाँ, तो इन लोग एक राउंड चला लेने दीजिए, 5 मिनट। चलिए बैठिए, चलिए जी। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? हाँ, क्या हुआ था उसमें? तो सचिदानंद सिन्हा को भी तो अध्यक्ष बनाया गया था। अब तो ऐसे बोलिएगा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बैठिए, एक एक राउंड चलेगा। चलिए जी। चलिए अनुच्छेद 41 क्या है? खड़ा इसलिए करवाया जा रहा है ना, बैठ तो सबको याद आ जाता है। 41, चलिए छोड़िए, 41 छोड़ दीजिए। 47 बताइए, 47 क्या है? बस। 49।